नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके तहत हमने पिछली कक्षाओं में जिसे मुगल साम्राज्य के पतन और विघटन के कारण, फिर औरंगजेब का उत्तरदायित्व यानी औरंगजेब की धर्मांधता, औरंगजेब के संकालु प्रवृत्ति, औरंगजेब के प्रशासन में दोष, औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब द्वारा कर वृद्धि, औरंगजेब की अन्य त्रुटियां, अन्य कारण, मुगल सम्राट की दुर्बलताएं, मुगल सामंतों का नैतिक पतन, दोषपूर्ण सैनिक प्रणाली, मुगलों की क्षीण आर्थिक नीति, उत्तराधिकार नियमों का अभाव, मुगलों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति, औरंगजेब के उत्तराधिकारी, मुगल दरबार में दलबंदी के विषय में पिछली कक्षाओं में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे विभिन्न शक्तियों का प्रबल होना और यूरोपीय जातियों का आगमन। मुगल साम्राज्य के पतनोन्मुख काल में मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हो गया तथा अनेक प्रांतीय राज्यों का उदय हुआ। इसके साथ ही साम्राज्य में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर विभिन्न शक्तियां भी प्रबल हो उठी। राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता की अवहेलना आरंभ कर दी। आगरा के पास जाटों ने थूण में एक सुदृढ़ दुर्ग बनवाकर अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में मुगलों का विरोध करना शुरू कर दिया। पंजाब में सिख भी शक्तिशाली हो गए। मराठे भी शक्ति संपन्न होकर उत्तर भारत में अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करने लगे। राजपूत शासक। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूतों से सहयोग करके ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, किंतु औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण राजपूत शासक मुगल सत्ता से नाराज हो गए। अतः औरंगजेब की मृत्यु के बाद राजपूत शासकों ने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य से अपने संबंध विच्छेद करने आरंभ कर दिए। मुगल सम्राट बहादुर शाह, जहांदार शाह और फर्रुखसियर के शासनकाल में राजपूत शासकों की बहुत सी रियायतें तथा उच्च पद प्रदान किए गए, जिससे उनकी शक्ति का विकास हुआ। फर्रुखसियर के रियायतें तथा उच्च पद प्रदान किए गए फर्रुखसियर ने रियायतें तथा उच्च पद प्रदान किए गए, जिससे उनकी शक्ति का विकास हुआ। फर्रुखसियर के शासनकाल में जब सैयद बंधु अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, तब आमेर के राजा सवाई जय सिंह और जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। वे दोनों मुगल दरबार में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए थे तथा मालवा व गुजरात जैसे महत्वपूर्ण सूबों के सूबेदार बने हुए थे। यद्यपि सैयद बंधुओं के पतन से उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई, क्योंकि उन्होंने अनुभव कर लिया था कि सैयदों की शक्ति कमज़ोर हो रही है। फिर भी मुगल दरबार की राजनीति में वे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे तथा राजस्थान की राजनीति भी इन दोनों शासकों से प्रभावित थी। लेकिन उत्तर भारत में मराठों के बढ़ते हुए प्रभाव को न रोक सकने के कारण सवाई जयसिंह की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हो गया। उधर जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह की हत्या उसी के पुत्र बख्त सिंह ने कर दी। अजीत सिंह का ज्येष्ठ पुत्र अभय सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अभय सिंह के पुत्र राम सिंह और उसके चाचा बख्त सिंह के बीच जोधपुर की गद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। सवाई जय सिंह ने राम सिंह को बूंदी
को बूंदी की गद्दी से गद्दीच्युत करवाकर बूंदी में उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ करवा दिया था। इन उत्तराधिकार संघर्षों के कारण राजस्थान की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप हुआ और सने सने मराठों ने राजस्थान पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। अंत में मराठों की लूटमार से तंग आकर 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजपूत शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को संरक्षण स्वीकार कर लिया। अब नेक्स्ट है राजपूत शक्ति के बाद में जाट शक्ति का उत्थान। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों की शक्ति उदित हो चुकी थी तथा औरंगजेब ने जाटों की शक्ति को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जाटों ने अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में थूण का किला बनवाया और मुगलों को आतंकित करते रहे। 1721 ईस्वी में चूड़ामन की मृत्यु के बाद उसके भतीजे बदन सिंह ने जाटों का नेतृत्व ग्रहण कर लिया। जाटों की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर मुगल सम्राट ने बदन सिंह को आगरा से जयपुर के मार्ग की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। अब बदन सिंह ने मुगलों के भय से मुक्त होकर अपनी शक्ति में वृद्धि करना आरंभ कर दिया। उसने कुमेर, वेर, डिग व भरतपुर में सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण करवाया। बदन सिंह भरतपुर का प्रथम स्वतंत्र शासक था जिसे सवाई जय सिंह ने भी मान्यता प्रदान की थी। 1756 ईस्वी में बदन सिंह की मृत्यु के बाद सूरजमल जाट राज्य का शासक बना। चूँकि उसमें हिंदुत्व की भावना अत्यधिक थी, इसलिए वे मराठों का समर्थक तथा मुगलों एवं विदेशी आक्रांताओं का विरोधी रहा। उसने लड़खड़ाते हुए मुगल साम्राज्य पर अनेक प्रहार किए। उसने अपनी कुशल कूटनीति का परिचय देते हुए पानीपत के तृतीय युद्ध में तटस्थता की नीति का अवलंबन किया। इस युद्ध के बाद दिल्ली और उसके आसपास फैली व्यवस्था का लाभ उठाते हुए उसने दिल्ली पर अधिकार करने का प्रयास किया, किंतु वह रुहेला सरदार नजीबुद्दौला से युद्ध करता हुआ 1763 ईस्वी में मारा गया। राजा सूरजमल की मृत्यु के बाद जवाहर सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन भरतपुर में गृह युद्ध छिड़ गया जिसमें मराठों ने भी हस्तक्षेप किया। इस गृह युद्ध के कारण 1768 ईस्वी में जवाहर सिंह की हत्या कर दी गई। तत्पश्चात रणजीत सिंह गद्दी पर बैठा। रणजीत सिंह के शासनकाल में जाटों की शक्ति का आवास आरंभ हो गया। आगरा और मथुरा जाटों के हाथ से निकल गए। 1784 ईस्वी में सिंधिया ने डिग पर अधिकार कर लिया, किंतु रानी किशोरी के प्रयास से डिग पुनः रणजीत सिंह को मिल गया। रणजीत सिंह ने मराठों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, किंतु लासवाड़ी के युद्ध में मराठों के पराजित होते ही रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से मैत्री संबंध स्थापित कर लिए तथा 1803-4 ईस्वी में उसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब नेक्स्ट है सिख शक्ति का उत्थान। राजपूत शक्ति, मराठा शक्ति और सिख शक्ति का उत्थान। औरंगजेब की धर्मांधता के कारण सिखों के 90वें गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 ईस्वी को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए, जिन्होंने सिखों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया और औरंगजेब से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र बहादुर सिंह ने अपने भाइयों के विरुद्ध गुरु से सहायता का अनुरोध किया। तब वे उसके साथ दक्षिण भारत चले गए। दक्षिण में गोदावरी के तट पर एक पठान ने गुरु की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके एक सेवक बंदा बहादुर ने देश के विभिन्न भागों से सिखों को बुलाकर अपने झंडे के नीचे एकत्र कर लिया।
1710 ईस्वी में सिखों व मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सिखों ने सरहिंद को जीत लिया। सहारनपुर और जलालाबाद में भी सिखों ने विद्रोह कर दिया और अमृतसर, कसूर, बटाला, कलानौर, पठानकोट आदि पर अधिकार जमा लिया। परंतु अंत में मुगलों ने बंदा बहादुर को बंदी बना लिया और 1716 ईस्वी में उसे मौत के घाट उतार दिया। बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख बंदई एवं सत खालसा नामक दो दलों में विभक्त हो गया। यानी कि बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख बंदई एवं सत खालसा नामक दो दलों में विभक्त हो गए, जिससे उनकी शक्ति कमजोर पड़ गई। 1721 ईस्वी में इन दोनों में पुनः एकता स्थापित हो गई। 1726 ईस्वी में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने जकरिया खां को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया, जिसने सिखों पर भीषण अत्याचार किए, परंतु इससे उनकी शक्ति का पतन नहीं हुआ और वे छोटे छोटे दलों में संगठित होकर मुगल अधिकारियों को परेशान करते रहे। भारत से अतुल संपत्ति लूटकर जब नादिर शाह अपने देश वापस लौट रहा था, तब सिखों ने उसकी लौटती हुई सेना पर पीछे से आक्रमण कर बहुत सा लूट का माल छीन लिया। नादिर शाह के आक्रमण से पंजाब पर मुगल सत्ता का नियंत्रण समाप्त हो गया। नादिर शाह के आक्रमण से पंजाब में फैली व्यवस्था का लाभ उठाते हुए सिखों ने अपनी शक्ति संगठित कर ली। 1748 ईस्वी में सिखों ने दल खालसा का गठन किया। दल खालसा में सम्मिलित सिख दलों को जत्थों में विभाजित किया गया, जो बाद में मिसलों के नाम से विख्यात हुए। सिख मिसलों के नेताओं ने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ करना आरंभ कर दिया। जब भारत से पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण होने लगे, तब इन सिख मिसलों ने अब्दाली का दृढ़ता से मुकाबला किया। अब्दाली की मृत्यु के बाद मुगल सम्राट एवं अफगानों की निर्बलता का लाभ उठाते हुए पराक्रमी और योग्य सिख नेताओं ने पंजाब के भिन्न भिन्न भागों में अपने राज्य स्थापित कर लिए, परंतु आगे चलकर सिख नेताओं में आपसी झगड़े उठ खड़े हुए, अतः वे एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना न कर सके। आगे चलकर रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। मराठा शक्ति का अभ्युदय। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ। शिवाजी ने स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की तथा अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जीवन भर मुगलों से संघर्ष करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा, परंतु 1689 ईस्वी में संभाजी पकड़ा गया और औरंगजेब ने उसका वध करवा दिया। संभाजी की पत्नी और अल्पवयस्क पुत्र भी मुगलों के हाथों में पड़ गए। फिर भी मराठों ने अपूर्व साहस एवं उत्साह का परिचय दिया। उन्होंने शिवाजी के छोटे सौतेले भाई राजाराम के नेतृत्व में स्वतंत्रता संघर्ष छेड़ दिया। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। ताराबाई के नेतृत्व में मराठों ने शानदार सफलताएं प्राप्त की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने साहू संभाजी का पुत्र को मुक्त कर दिया। साहू ने ताराबाई को परास्त करके शिवाजी के राज सिंहासन को प्राप्त किया। 1707 ईस्वी से 1749 ईस्वी तक मराठा राज्य का स्वामित्व साहू के हाथ में रहा। चूंकि साहू मुगल शिविर में बड़ा हुआ था, अतः वे आराम पसंद व विलासी व्यक्ति था। उसके लिए महाराष्ट्र की उलझी हुई व्यवस्था को सुलझाना संभव नहीं था। अतः साहू को ऐसे दृढ़ संकल्प व्यक्ति की सेवाओं की आवश्यकता थी, जो साहू की समस्त कठिनाइयों को हल कर प्रशासन व्यवस्था को संगठित कर सके। पेशवा ने साहू की इच्छाओं को पूरा कर दिखाया। फलस्वरूप साहू के शासनकाल में पेशवा की शक्ति का उत्कर्ष हुआ। धीरे धीरे पेशवा ने छत्रपति के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। पेशवाओं का अभ्युदय मुख्यतः बालाजी विश्वनाथ की सेवाओं के कारण हुआ था, जिसे 16 नवंबर 1713 ईस्वी को पेशवा पद पर नियुक्त किया गया था। बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई की सत्ता को समाप्त किया
तथा विद्रोही मराठा सरदारों की शक्ति का दमन कर उन पर शाहू के नेतृत्व में पुनः स्थापना की शाहू के प्रभुत्व की पुनः स्थापना की। बालाजी विश्वनाथ की सबसे महत्वपूर्ण सेवा शाहू के लिए दक्षिण के 6 मुगल सूबों से चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का शाही फरमान प्राप्त करना था। दिल्ली में सैयद बंधुओं के सहयोग से फर्रुख सैयद मुगल तख्त पर आसीन हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी सैयद बंधुओं से अनबन हो गई और दोनों पक्ष एक दूसरे को समाप्त करने पर उतारू हो गए। 1719 ईस्वी में सैयद हुसैन खान ने मराठों से एक संधि की, जिसमें शाहू को दक्षिण के 6 सूबों से चौथ और स्वदेश मुखी वसूल करने का अधिकार देने तथा शाहू के परिवार को मुगलों की कैद से छोड़ देने का वचन दिया। तत्पश्चात बालाजी विश्वनाथ अपनी मराठा सेना लेकर सैयद हुसैन की सहायता दिल्ली गया। जब फर्रुख सैयद को गद्दी से उतारकर उसे मार डाला और रफी उद दराजात को सम्राट बनाया। नए सम्राट ने 1719 ईस्वी की मुगल मराठा संधि को स्वीकार कर तदनुसार शाही फरमान जारी कर दिए। मराठों की यह दिल्ली यात्रा अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि मराठों के समकक्ष मुगल सत्ता का खोखलापन स्पष्ट हो गया। अतः दिल्ली से वापस आने के बाद बालाजी विश्वनाथ ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति के प्रसार की योजना बनाई, परंतु योजना की कार्यान्वित करने से पूर्व ही 1720 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उसका 20 वर्षीय पुत्र बाजीराव 1720 से 1740 पेशवा बना, जिसने मराठों के प्रभाव को और अधिक बढ़ाया। उसने निजाम उल मुल्क को 2 बार पराजित किया, पुर्तगालियों से बसीन व सालसेर छीन लिए तथा मराठा प्रभाव को गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड तक पहुंचा दिया। वस्तुतः बाजीराव ने संपूर्ण उत्तर भारत में मराठा शक्ति के विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर दिया था। विद्वानों की मान्यता है कि मुगलों के पतन से जो राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हो गई थी, मराठों ने उसे भरने का प्रयत्न किया। 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को बाजीराव की मृत्यु हो गई। तब शाहू ने बाजीराव के 19 वर्षीय पुत्र बालाजी बाजीराव को पेशवा नियुक्त किया। बालाजी बाजीराव का शासनकाल 1740 से 1761 मराठा साम्राज्य का प्रसार आंतरिक व्यवस्था और भौतिक समृद्धि की दृष्टि से उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। छत्रपति की समस्त शक्तियां पेशवा के हाथ में आ गई और सतारा के स्थान पर पूना मराठा राज्य का प्रमुख केंद्र बन गया। 25 दिसंबर 1749 ईस्वी को शाहू की मृत्यु हो गई और तत्पश्चात छत्रपति का नाम इतिहास में प्राय लुप्त हो गया तथा पेशवा मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च शक्ति बन गया। लेकिन बालाजी बाजीराव योग्य सेनानायक और कुशल कूटनीतिज्ञ नहीं था। उसकी इस अयोग्यता का लाभ उठाकर सिंधिया व भोसले जैसे मराठा सरदार स्वतंत्र शासकों की भांति व्यवहार करने लगे। उसने अपनी स्वार्थी नीति के कारण उत्तर भारत की लगभग सभी प्रमुख शक्तियों को नाराज कर दिया था। उसके उत्तरी अभियानों का ध्येय अधिक से अधिक धन बटोरना था। राजपूत शासकों पर तो इतने जुल्म ढाए कि वे मराठों के शत्रु बन गए। फलस्वरूप पानीपत के युद्ध में मराठों को कहीं से सहायता नहीं मिली। इस युद्ध में मराठा बुरी तरह से परास्त हुए और अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ। पानीपत की करारी पराजय के गम में बालाजी बाजीराव की जून 1761 ईस्वी में मृत्यु हो गई। पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद उसका 17 वर्षीय पुत्र माधवराव प्रथम नया पेशवा बना। बालाजी बाजीराव अपने छोटे भाई रघुनाथ राव को अपने पुत्र माधवराव का संरक्षक नियुक्त कर गया। रघुनाथ राव राघोबा संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता था। अवसर देखकर हैदराबाद के निजाम ने महाराष्ट्र पर आक्रमण कर दिया, किंतु अंत में विवश होकर उसे मराठों से संधि करनी पड़ी। परंतु राघोबा ने भविष्य में निजाम से सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से बहुत ही उदार शर्तों पर संधि की। पेशवा माधवराव को उसकी ये कार्रवाई पसंद नहीं आई
राघोबा व माधवराव में मतभेद बढ़ते गए। माधवराव ने राघोबा से मांग की कि संपूर्ण सत्ता उसे सौंप दी जाए। इस पर राघोबा और उसके समर्थकों ने त्यागपत्र दे दिए। माधवराव ने उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी। राघोबा ने क्रुद्ध होकर माधवराव के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में पेशवा माधवराव परास्त हुआ। राघोबा ने उसे नजरबंद कर शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली। मराठों की आपसी लड़ाई देखकर निजाम ने पुनः आक्रमण कर दिया। राक्षस भुवन के इस युद्ध में पेशवा माधवराव ने अपूर्व पराक्रम में नेतृत्व का परिचय दिया। निजाम परास्त होकर लौट गया। राघोबा ने अब उसे नजरबंद करने की हिम्मत नहीं हुई। माधवराव ने पुनः सत्ता ग्रहण कर ली। राघोबा ने उसे सत्ताच्युत करने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। जून 1767 ईस्वी में राघोबा ने माधवराव से राज्य के बंटवारे की मांग की, जो उसने ठुकरा दी। माधवराव ने राघोबा को बंदी बना लिया। इसी ने मराठा राज्य पर आक्रमण कर दिया। माधवराव ने उसे परास्त कर खदेड़ दिया। दक्षिण में अपने प्रतिद्वंदियों को पराभूत करने के बाद उसने उत्तर भारत में भी मराठों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की। माधवराव में सैनिक प्रतिभा तथा शासकीय योग्यता का सुंदर समन्वय था। पानीपत की पराजय के बाद उसने मराठों की लड़खड़ाती नाव की पतवार संभाली और आंतरिक एवं बाह्य संकटों का सामना करते हुए मराठों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफल रहे। उसने सेना का पुनर्गठन किया तथा महाराष्ट्र के शत्रुओं को परास्त किया। मुगल सम्राट को अपने संरक्षण में लेकर पुनः दिल्ली के तख्त पर बिठाया। राजपूतों व जाटों पर पुनः अपना वर्चस्व स्थापित। नवंबर 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो गई और मराठा दरबार षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। इसलिए बहुत से विद्वानों का की मान्यता है कि पेशवा माधवराव की आकस्मिक मृत्यु मराठा राज्य के लिए पानीपत से भी अधिक घातक सिद्ध हुई, क्योंकि मराठा दरबार के षड्यंत्रों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने उठाया, जिससे आंग्ल मराठा संघर्ष का सूत्रपात हो गया। फलस्वरूप अंग्रेजों से वे निरंतर पराजित होने लगे और अंत में मराठा शक्ति का पतन हो गया। अब नेक्स्ट है यूरोपीय जातियों का आगमन। यानी कि ये तो हमने पढ़े थे छोटे छोटे मतलब वंश, जैसे कि मराठा है, राजपूत है, ठीक है ना, सिख है, इनके बारे में। अब यूरोपीय जातियों का आगमन। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत का सामुद्रिक मार्ग खोज निकाला। वे पुर्तगाल से चलकर भारत के मालागार तट पर पहुंचने में सफल रहा। इस घटना ने भारत और यूरोप के संबंधों में एक नए अध्याय का सूत्रपात किया। कालीकट के राजा जमोरिन ने पुर्तगालियों को अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में आना जाना बढ़ता गया। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन, दीव, हुगली आदि स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोटें स्थापित कर ली तथा एक सुदृढ़ नौसेना तैनात कर दी। कुछ ही वर्षों में पुर्तगालियों ने भारतीय व्यापार से इतना धन कमाया कि उसे देखकर यूरोप की अन्य जातियों में भी धन लिप्सा जागृत हो उठी। अतः उन्होंने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए अपनी अपनी व्यापारिक कंपनियां स्थापित की। 1595 ईस्वी में हॉलैंड के डच व्यापारियों ने पूर्वी देशों से व्यापार करने हेतु एक कंपनी स्थापित की। अब भारतीय व्यापार के लिए पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष आरंभ हो गया। डचों की शक्ति के सामने पुर्तगाली नहीं टिक सके। इधर मराठों ने पुर्तगालियों को काफ़ी परेशान किया और उनसे बसिन और सालसेट छीन लिए। लंदन के अंग्रेज व्यापारियों ने भी एक कंपनी स्थापित की, जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। 1608 ईस्वी में इस कंपनी का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। इस जहाज का कप्तान हॉकिंस था, जो अपने साथ ब्रिटेन के राजा का पत्र लाया था।
हॉकिंस ने यह पत्र मुगल सम्राट जहांगीर को दे दिया। 6 फरवरी 1613 ईस्वी को शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को व्यापार के लिए एक कोठी बनाने तथा दरबार में एक एलची रखने की अनुमति दे दी गई। कंपनी की ओर से सर थॉमस रो इस पद पर नियुक्त किया गया, जिसने मुगल सम्राट को प्रभावित कर भारत में अंग्रेजी कोठियां स्थापित करने की आज्ञा प्राप्त कर ली। अब भारतीय व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने हेतु पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेजों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे पुर्तगालियों और डचों को परास्त करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया। अन्य यूरोपीय जातियों की भांति फ्रांसीसियों ने भी 1664 ईस्वी में एक व्यापारिक कंपनी स्थापित की। भारत में उन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंद्रनगर में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर ली। मुगल सत्ता के पतनोन्मुख काल में फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति को काफ़ी सुदृढ़ बना लिया। इस समय तक पुर्तगालियों और डचों की शक्ति काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी और अब भारतीय व्यापार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेजी मुख्य प्रतिद्वंदी रह गए थे। अतः दोनों में संघर्ष अवश्यंभावी हो गया। दोनों शक्तियों के पास आत्मरक्षा के लिए पर्याप्त सेना थी। दोनों शक्तियों ने भारत के देशी राजाओं के पारस्परिक झगड़ों में तथा राज्यों के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप कर उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करना आरंभ किया। इस सहायता के बदले में उन्होंने भारतीय शासकों से भूमि, धन और अन्य व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की। धीरे धीरे ये व्यापारी एक राजनीतिक शक्ति बन गए और भारत में राजनीतिक प्रभुत्व के लिए दोनों में संघर्ष आरंभ हो गया। 1744 ईस्वी से 1763 ईस्वी के मध्य दोनों के बीच 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक के युद्ध कहा जाता है। अंत में अंग्रेजों को निर्णायक सफलता मिली और उन्हें भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। निष्कर्ष: उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हो गई। मुगल बादशाहों की अयोग्यता एवं विलासिता के कारण केंद्रीय नियंत्रण शिथिल पड़ गया और मुगल दरबार स्वार्थी तथा सत्ता लोलुप अमीरों के षड्यंत्र का केंद्र बन गया। आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद तो सत्ता वजीर मुगल दरबार के अमीरों के हाथ में आ गई। मुगल दरबार में दलबंदी तो इतनी प्रबल थी कि उन अमीरों का अस्तित्व भी सदैव संकट में रहता था। परिणाम स्वरूप मुगल सेना ने अमीरों ने अपने लिए स्वतंत्र राज्यों की तलाश आरंभ कर दी। फलतः स्थानीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ। अवध, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबे साम्राज्य से पृथक हो गए और दक्षिण भारत में निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। दक्षिण में मराठा पहले ही प्रबल हो रहे थे, अतः मराठों और निजाम के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। मराठों से परास्त होकर निजाम ने शाहू को मराठा राज्य का एकमात्र शासक स्वीकार कर लिया तथा मराठों को मालवा और नर्मदा व चंबल नदियों के मध्य का प्रदेश मिल गया। दक्षिण में अपनी धाक जमाने के बाद पेशवा बाजीराव ने के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव को बढ़ाया। गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड और राजपूत शासकों पर मराठों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस प्रकार राजपूत शासक, जो मुगल साम्राज्य का आधार स्तंभ थे, वे केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त हो गए। लेकिन मराठों ने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप अफगानों को उन सूबों पर अधिकार जमाने का अवसर मिल गया। मराठों ने उत्तर भारत पर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए अफगानों से लोहा लिया, किंतु पानीपत के मैदान में मराठों की निर्णायक पराजय हुई, जिससे मराठा शक्ति को भारी आघात लगा। लेकिन कुछ ही समय में पेशवा माधवराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों ने पुनः शक्ति ग्रहण कर ली और उत्तर भारत में अपना वर्चस्व स्थापित करने में वे सफल रहे। यहाँ तक कि मराठों ने मुगल सम्राट पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करके दिल्ली तक अपनी धाक जमा ली।
लेकिन मराठों की पारस्परिक कलह ने मराठों के पतन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उधर अंग्रेज दक्षिण में फ्रांसीसियों को पराजित कर बंगाल, बिहार व उड़ीसा में शक्ति संपन्न हो गए। इसी समय पंजाब में सिखों ने अपना प्रभाव बढ़ाना आरंभ कर दिया। भारत में जो शक्ति अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयत्न करे, उससे अंग्रेजों का संघर्ष होना अवश्य भावी था। इसी पृष्ठभूमि में अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया और अंततः वे अपने उद्देश्य में सफल हुए। इस प्रकार हमने मुगल साम्राज्य के विघटन और पतन के इस अध्याय में इसको हमने 3 चरणों में क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया। प्रथम चरण में उसके कारण, द्वितीय चरण में औरंगजेब का उत्तरदायित्व और तीसरे चरण में स्थानीय शक्तियों का उदय। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक का अध्ययन किया। धन्यवाद।